12वां खिलाड़ी। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और ये है ई आवाज़ टेलीविज़न और 770 AM रेडियो पे भी हम लाइव जा रहे हैं और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं शाजिया बाबर मलिक। जी शाजिया, आप पूछ रही थी 2 क्वेश्चन मैंने आपसे किए थे, तो उन दोनों सवालों के मुझे आपके जवाब चाहिए। अच्छा, जो आप कह रही हैं ना कि वो रिलीफ की बात, तो पहले वो बात कर लें कि रिलीफ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट का जब वो बेंच बना था तो उस वक्त ही उसमें मुसरत हलाली थी और दूसरे जस्टिस याहिया अफरीदी थे। तो वहाँ फिर आज जो कोर्ट में वहाँ तमाशा भी हुआ, इमरान खान अंदर थे और बाहर, क्योंकि अब वो फिर दोबारा वो वेव बनना शुरू हो गई है ना। जो पहले इमरान खान कोर्ट में आते थे तो लोग साथ होते थे। अरेस्ट करने ना कर लें उसको। हाँ नहीं, अब मेरे ख्याल में वो अरेस्ट करने या ना करने वाली पोजीशन में तो पीटीआई वाले नहीं हैं कि वो उस तरह हम प्रेशर डाल के रोक सकें। लेकिन क्योंकि इमरान खान के साथ लोगों की फीलिंग्स और जज्बात और हमदर्दियाँ तो हैं ही। 9 मई की जियो फेंसिंग और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वो बेशुमार गिरफ्तारियाँ हो गई, लोगों की ज़मानतें भी हो गई, लोग बाहर भी आ गए। वो एक टाइम भी बड़ी एक हीलिंग पावर होती है, टाइम में भी वो भी चीज़ें होती हैं। अब मज़ीद लोगों को ख़तरा कम हो गया है कि अब हम अरेस्ट किए जाएंगे। अब लोग दोबारा निकलना शुरू हो गए हैं, इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। आज मैं पेशावर में देख रहा था, वहाँ ख़वातीन की मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। इसी तरह पूरे पंजाब में, और स्पेशली जो इन्होंने जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे ना, तारड़ साहब, अब ये स्पेशल असिस्टेंट साहब को पता नहीं है उन्होंने काम नहीं क्या करना है, क्योंकि कैबिनेट में उनके जो रिश्तेदार जो प्रेसिडेंट बने हुए थे उनको भी पता नहीं था, सिर्फ वो टीसियां करते थे वो नवाज शरीफ साहब की। तो इन्होंने सिर्फ सुबह दोपहर शाम तारड़ साहब का इमरान बैशिंग के अलावा और कोई काम नहीं है। उन्होंने वो जो फ़ोन पे दोस्तों को मैसेज कह रहे थे कि जनाब मेरे ऑफिस पहुंच जाएं, पूरी उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट मेरे ऑफिस पहुंच जाएं और फिर वहाँ से हम इकट्ठे होके जाएंगे G11 कोर्ट में, क्योंकि वहाँ इमरान खान के लोग ज़्यादा होते हैं, हमारे बंदे कम होते हैं, तो वहाँ हमने जाना है। अब कोर्टों से अगर इस तरह आपने फैसले कराने हैं कि बंदे ज़्यादा शो करके, तो फिर तो यही होगा। वही आज सुप्रीम कोर्ट में फिर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे, कोर्ट नंबर 3 में, कोर्ट नंबर 3 एज़ कम्पेयर टू कोर्ट नंबर 1 एंड कोर्ट नंबर 2 साइज़ में थोड़ी सी छोटी है वो कोर्ट। मैंने 1 और 2 देखी हुई है, 3 के बारे में मैंने सुना है कि वो छोटा है रूम। तो उसमें इमरान खान अंदर थे, थोड़े से वकील और जर्नलिस्ट थे, बाहर बहुत प्रेशर था पब्लिक का और बाहर से आवाज़ें आ रही थी और शोर। तो वहाँ जजेस ने बुरा मनाया इसका कि ये बाहर शोर और आवाज़ें कम क्यों नहीं हो रही। हत्ता कि इमरान खान ने भी कहा, उनके वकीलों ने भी कहा, थोड़ी सी वो कम हुई, फिर शुरू हो गई। तो जजेस उठ के अपने चैम्बर में चले गए, नाराज़ होकर लिटरली। और इमरान खान ने भी बुरा फील किया कि ये क्या हो रहा है। फिर इमरान खान खुद अपनी सीट से उठे, बाहर गए और बाहर जाके उनके गार्ड्स वार्ड्स और बाकी लोग थे, इमरान खान ने गुस्से में सबको कहा कि भाई आप क्यों नहीं खामोश होते, क्यों शोर कर रहे हो इतना और क्या हंगामा है बाहर। तो जब इमरान खान ने गुस्से में सबको कहा तो फिर लोगों को वहाँ समझ लग गई और लोग खामोश हो गए और फिर वापस इमरान खान अंदर आके बैठे। इस दौरान फिर जजेस को भी पैगाम गया और उन्होंने खुद भी फील किया कि हाँ अब सुकून है। फिर वो आए वापस सीटों पर बैठे। ये एक इंडिकेशन है कि ये बिफरी हुई जो कौम है, इसको अगर चुप भी कराना है तो इमरान खान ने कराना है। ये बिफरी हुई कौम अगर आज बात किसी की सुनने के लिए भी तैयार है तो वो इमरान खान ही है। हालांकि वहाँ कोर्ट में मौजूद सारे लोग इमरान खान के नहीं थे, पीटीआई के नहीं थे, आम जनता भी थी और मे भी तारड़ साहब के बुलाए हुए लोग भी हों वहाँ। लेकिन जब एक इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी के कैलिबर का लीडर खड़ा होता है सामने, तो फिर लोग सहम जाते हैं। और इमरान खान ने प्रूव किया कि हाँ मैं इनको खामोश भी करा सकता हूँ, इनको डायरेक्शन भी दे सकता हूँ और इस बिफरी हुई कौम को और इस हुजूम को, इस भीड़ को मैं कौम की शक्ल भी दे सकता हूँ। तो इमरान खान वापस आए, फिर हियरिंग स्टार्ट हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ 2 मामला थे, एक में उन्हें रिलीफ दे दिया, एक में नहीं दिया। कोयटा वाला जो केस है वो क्लियर कट साफ नज़र आ रहा है कि वहाँ ज़्यादती हो रही है इमरान खान के साथ, तो वहाँ 9 अगस्त तक रिलीफ इमरान को मिल गया। अब 9 अगस्त जिस तरह कहा जा रहा है कि 8 को ये तोड़ देंगे असेंबलियाँ, तो इसका मतलब है केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी। उसके बाद उस तरह का प्रेशर नहीं होगा हमारी अदालतों पे जो इस वक्त प्रेशर इस गवर्नमेंट का है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं है, सिर्फ राना सनाउल्लाह नहीं है, उनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, एक ऐसा नेटवर्क है कि जिसका काम सुबह दोपहर शाम मुखबरियाँ करना होता है। वो अपनी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो गवर्नमेंट को फॉर द सेक ऑफ स्टेट के साथ साथ ज़ाती मुखबरियाँ भी शुरू कर देते हैं। वो जो IB के हमारे जो लोग होते हैं, इसी तरह ISI वाले या MI वाले, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज होते हैं, वो हुक्मरान का लबो लहजा देख के उनकी रिपोर्टें भी उसी हिसाब से इधर उधर डाइवर्ट हो जाती हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो तो हमेशा बदनाम है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसी के लिए करती है। हालांकि अभी एक रिपोर्ट ताज़ा पेश की गई है 4-6 दिन पहले IB की कारकर्दगी के बारे में, और उस रिपोर्ट में बहुत अच्छे कारनामे भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के बताए गए हैं।
और ये बहुत अरसे बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी हदूद क़यूद और अपनी उस मैंडेट से बाहर निकल के अच्छा परफॉर्म किया है, और 2-4 जगह वो ISI के मुकाबले पे खड़े नज़र आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक। बहुत अच्छे इन्होंने 2-4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, हैट्स ऑफ टू IB, अगर वाकई वो इस तरह कर रहे हैं तो। लेकिन यहाँ इस मामले में वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे रहे होते हैं और 24 घंटे वो अपोजिशन पे नज़र रखे हुए होते हैं। अब जब वो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी और उनकी अपेरेंटली उनकी इस तरह की इंटेंशंस भी नहीं होंगी कि हमने इमरान खान से या इन सब लोगों से, PTI वालों से ही बदला लेना है, वो तो फिर जनरल रिपोर्टिंग करेंगे, और जनरल रिपोर्टिंग में ये भी रिपोर्ट होगी कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने लंच कहाँ किया है, डिनर कहाँ किया है, आज किससे मिले हैं, किससे नहीं मिले, और शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, और बाकी मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, मौलाना साहब के बंदे वो क्या कर रहे हैं। वो तो फिर सबकी रिपोर्टें आएंगी, उसमें फिर वो सिंगल आउट नहीं होंगे PTI वाले, तो प्रेशर कम होगा PTI वालों से, PTI वालों की तरफ से। और जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उस पर भी बात करते हैं कि अब तक क्या नाम आ रहे हैं, लेकिन जो भी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चाहे जैसा भी हो, चाहे आसिम मुनीर साहब लगाएं, चाहे शहबाज शरीफ साहब लगाएं, चाहे नवाज शरीफ साहब लगाएं, सिवाय इसहाक डार के जो आउट हो चुके हैं गेम से, जो भी होगा उसको एक जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मैं केयर टेकर हूँ और मैंने न्यूट्रल रहना है। हाँ, आपने फिर से आसिम मुनीर का नाम ले लिया है, तो मेरा जो वो क्वेश्चन था, मैं अपने क्वेश्चन पे फिर से वापस आ जाती हूँ कि ये ग्रेड 22 के अफसर को क्लैंप कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे और कौन करेगा इसको। अच्छा, एक मैं आपको एक और बहुत अंदर की खबर सुनाती हूँ, और वो खबर ये है कि मेरा कुछ दिन पहले सिमाविया ताहिर के साथ, जो कि MPA थी पंजाब से PTI की, उनके साथ इंटरव्यू था। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो हस्बैंड ताहिर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक सेंटेंस जो है लोगों ने शायद गौर नहीं किया अभी तक, हालांकि उसके ऊपर बहुत हिट्स आए हैं उस इंटरव्यू पे। एक सेंटेंस जो उन्होंने बोला है, एंड दैट हैज सच अ बिग मीनिंग, उन्होंने उसमें कहा है, जो या उनके मुंह से निकल गया है, कि इमरान खान ने कोशिश की थी मिलिट्री की पावर को क्लैंप करने की, लेकिन वो हो नहीं सका उनसे। अब ये क्या स्टोरी है, ये एक और ही स्टोरी है। अच्छा, ये जो बात आप करती हैं ना, या सिमाविया ताहिर जो कर रही हैं, या बाकी हमारे लोग कर रहे हैं, आज से पहले तक ये लेफ्ट वाले जो हैं ये सारे यही करते थे। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। मैं कौमी असम्बली में कवरेज के लिए 92-93 की बात है, मेरा पहला दिन था। CR शमसी मरहूम हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनकी ड्यूटी लगी। मैं कॉमर्स रिपोर्टर था, तो मैं असेंबली में नहीं जा रहा था। मुझे हमारे चीफ रिपोर्टर आफ्ताब अहमद खान मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो रोज़ कहते थे कि फ़याज़ तुम असेंबली में क्यों नहीं जाते, कवरेज असेंबली की टीम में भी तुम जाओ, तुम कवरेज करो, तुम अच्छे रिपोर्टर हो। मैं अवॉइड कर रहा था। मुझे पता था असेंबली में बहुत अच्छी खासी मजदूरी होती है, बहुत वहाँ घंटों के हिसाब से बैठना पड़ता है। मैं अपनी बीट में कॉमर्स रिपोर्टिंग में इंजॉय कर रहा था, मैं उधर जाना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन सख्ती से आफ्ताब साहब ने कहा कि कल सुबह तुमने ज़रूर जाना है, और शमसी साहब की ड्यूटी लगा दी गई कि फ़याज़ सुबह 10 बजे वहाँ होगा, आपने इसे पूरा समझाना है, इसको ट्रेन करना है, ब्रीफ करना है, ऐसे बताना है वक्फ सवालात क्या होता है, ये होता है, वो होता है, सारे इसको दिखाने हैं चैम्बर मेंबर, और इसको ट्रेन करना है आपने, और आपने सुबह 10 बजे वहाँ होना है। मैं नया रिपोर्टर था, जूनियर रिपोर्टर था, मैं तो सुबह 10 बजे वहाँ पहुँच गया, शायद को 5-10 मिनट लेट भी होऊंगा, लेकिन मैं पहुँच गया। शमसी साहब आराम से कहीं 10:30, 11, 12 बजे अपने जो सीनियर रिपोर्टर करते हैं अपने हिसाब से। तो मैं जब पहुंचा असेंबली में, मैं एंटर हुआ, तो उस वक्त जो स्पीच कर रहे थे महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे थे, और उन्होंने बड़ी जज्बाती स्पीच, इस तरह वो चादर ली हुई, तो वो इस गुफ्तगू में वो कह गए कि फ़ौज के हामी सियासतदान उल्लू के पट्टे हैं। मैं नया रिपोर्टर था, मैंने एज इट इज़ लिख दिया और सारी खबर बना के मैंने फैक्स कर दी वहाँ से। वो फैक्स का दौर था, हम वहाँ ऊपर मीडिया रूम में, हमारे पर फैक्स मशीनें लगी हुई थी, सारे रिपोर्टरों के लिए लगी होती थी, हम वहाँ से मैंने फैक्स कर दी, वो हमारे डेस्क पे चली गई। वो सुबह लीड स्टोरी छप गई हमारे यहाँ। पता नहीं न्यूज़ रूम वालों ने एडिटर चीफ एडिटर से डिस्कस की या नहीं की, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये फ़याज़ वलाना जो है अच्छा रिपोर्टर है, इसने जो रिपोर्ट किया है ऐसा ही होगा। लीड 5 कॉलम की महमूद अचकज़ई की शायद ज़िंदगी में लीड नहीं लगी होगी, उस दिन लग गई, और लीड ये थी कि फ़ौज के हामी सियासतदान उल्लू के पट्टे हैं महमूद अचकज़ई। अब ये सुबह जब छपी तो सारी हंगामा खड़ा हो गया। प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस से कॉलें आएंगे, ये क्या है, वो है, इधर है। मुझे कॉल आई, मैं दूसरे दिन फिर असेंबली पहुंचा हुआ था, मुझे कॉल आई, ये तुमने रिपोर्ट किया है? मैंने कहा जी मैंने किया है। उन्होंने कहा ये तुमने कैसे लिख दिया उल्लू के पट्टे, ये कैसा लफ्ज़ है, ये कोई लिखने वाला लफ्ज़ है? मैंने कहा जी उसने कहा है तो मैंने लिख दिया है। अब उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये एक्सपंज नहीं हुआ, स्पीकर ने हज़फ नहीं किया। मैंने कहा जी हज़फ नहीं किया उसने, मैं पूरे होशो-हवास से सुन रहा था, स्पीकर ने ये अल्फाज हज़फ कर दिए होते तो मैं ना लिखता, म्यूट कर देते हैं। हाँ, उसने नहीं हज़फ किए तो मैंने लिख दिए हैं। अब उन्होंने कहा जी निकलवाएं वहाँ से रिकॉर्ड। उन्होंने स्पीकर ऑफिस में वो ऑफिशियल जो ट्रांसक्रिप्ट वहाँ पड़ा होता है वहाँ से मंगवाया,
अल्लाह का शुक्र है कि उस ट्रांसक्रिप्ट में वो मौजूद था फिक्रा कि फ़ौज के हामी सियासतदान उल्लू के पट्टे हैं। मेरी इंक्वायरी ख़त्म हो गई और बल्कि उसमें मुझे शाबाश मिली कि तुम बिल्कुल सही होशो हवास में बैठे हुए थे, तुमने सही नोट किया। बाकी किसी अखबार के रिपोर्टर को किसी को समझ नहीं लगी, या मुझे बाकी पता है कि जो बाकी के इंग्लिश के अखबार थे उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई एक्सप्लेटिव जो है वो लैंग्वेज हाँ वो इस तरह यूज़ करते हैं, नाज़ेबा अल्फाज या ऐसे जो हज़फ कर दिए गए या नाकाबिले शात या नाकाबिले तहरीर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने कर लिया। लेकिन मैंने तो ये बात जो है कि फ़ौज के हामी सियासतदान उल्लू के पट्टे हैं, ये बात बड़ी पुरानी है। ये किस्सा झगड़ा बहुत पुराना है। अच्छा। लेकिन पहले ये तासर होता था कि ये फ़ौज के दायरे इख्तियार के बारे में या सिविल सुप्रीमेसी या सिविल बालादस्ती की जंग जो है ये सिर्फ लेफ्ट की सोच के लोगों की जंग है। ये जंग है बेनज़ीर भुट्टो की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये जंग है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद चकज़ई की। ये जंग है अवामी नेशनल पार्टी के असफंदियार वली की। ये सोचा जाता था या मैंगल की या बजिंजो की या इनकी ये सोच, ये इनकी जंग है। मेन स्ट्रीम की नहीं बाद जब मियाँ साहब को ठुड्डे लगे, मियाँ साहब राइट विंग के पॉलिटिशियन थे, जब मियाँ साहब को पैर दर पैर ठुड्डे लगे तो मियाँ साहब ने वो उनका बयानिया अपना लिया खुद आके, मैं सिविल सुप्रीमेसी की जंग मैं लड़ रहा हूँ, और मियाँ साहब फ्रंट पे आ गए। इधर बेनज़ीर जा चुकी थी, जरदारी साहब आ गए। जरदारी साहब तो आपको पता है सिविल सुप्रीमेसी उनका इशू नहीं है, उनका इशू तो ये है कि मेरी सीट बरकरार रहे, मेरी दाल रोटी मेरा सिलसिला मेरे चलता रहे। तो वो तो डीलिंग करने के माहिर हैं, परसेंटेज पे बात करते हैं कि कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं। तो जरदारी साहब तो अपनी पीपल्स पार्टी का और बेनज़ीर का और सारा नज़रिया भूल गए, वो नज़रिया मियाँ साहब के हाथ लग गया। मियाँ साहब को जब थोड़ा सा इन 22वें ग्रेड के अफसर, जिनको आप 22वें ग्रेड का अफसर कहते हैं, पता नहीं आप इस पर भी आपकी सरजनश होगी कि आपने क्यों कहा, वो हमारे करता धरता हैं, वो मैं नहीं समझती उनको, मैं नहीं उनको करता धरता समझती। मैं अभी भी आपके इस प्रोग्राम में बहुत आवाजें बुलंद कहती हूँ, यू आर, इवन इफ यू आर द मिलिटरी जनरल, यू आर द हेड ऑफ पाकिस्तान मिलिटरी, यू आर अंडर द सिविल गवर्नमेंट, व्हिच मींस प्रैक्टिकली यू आर अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान नहीं जाना। अच्छा, टिकटों की सेल लगने वाली है, किसी वक्त भी आपको जाना पड़ जाए, आप इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दें। अच्छा, वो जब मियाँ साहब की आर्म ट्विस्टिंग हुई और मियाँ साहब को थोड़ा सा ही उनके लिए ज़मीन गर्म की, तो मियाँ साहब भी पीठ दिखा गए। एक दफ़ा 1999 में लिख के भाग गए, दूसरी दफ़ा वापस आए, फिर इन्होंने समझा कि मेरे हाथ में है सब कुछ, लेकिन भूल गए कि नहीं, मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है। और मसला यह है कि इन्होंने कुछ प्लान भी नहीं किया। सर, इनको इनकी पावर जो है उसको कैसे आप बस यहाँ मसला ये है कि यू हैव टू प्लान। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये जो होता है ना कि नहीं, कौन आएगा, ये कमाल अतातुर्क जैसा कोई आएगा इनको ये सीधा करने वो के लिए, कौन आएगा? डू और डाई नेवर से वाई, ये फार्मूला आर्मी का है, जिसमें उनकी भी एक तंजीम है। आसिम मुनीर साहब या कमर जावेद बाजवा साहब या परवेज मुशर्रफ साहब ऐसे एक दिन उठ के आके स्टिक खिलाना नहीं शुरू कर देते। पीछे 7 लाख की फौज है, उसमें एक डिसिप्लिन है, 35,000 ऑफिसर्स हैं और तकरीबन 6.5 लाख पौने 7 लाख उसमें सोल्जर हैं, सिपाही हैं। ठीक है, आपका उसका एक डिसिप्लिन है। उस डिसिप्लिन में कोई बंदा इधर उधर नहीं हो सकता, चाहे वो लाहौर का कोर कमांडर ही क्यों ना हो, उसे भी अगले घर भेज देते हैं, भेजते हुए देर नहीं लगाते। क्या करें फिर आप, क्या करें? अच्छा, उनका एक डिसिप्लिन है। आपने एक डिसिप्लिन फोर्स से अगर मुकाबला करना है, अगर आपकी हुकूक की जंग उनके साथ, आपकी मैच उनके साथ पड़ गया है, तो आप अपने आप को पहले डिसिप्लिन करें, अपना कोई तरीका कार तय करें, अपना कोई सिस्टम बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद ये जंग मियाँ साहब के हाथ से होती हुई इमरान खान साहब के हाथ में आ गई। इमरान खान इस वक्त तक जितनी सिविल सुप्रीमेसी की, सिविल बालादस्ती की जंग अब तक हुई है, उसमें मेरे ख्याल में सबसे अच्छी जंग ये अगर लड़ी है बेनज़ीर और वर्सेस नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान, अगर देखा जाए तो इमरान खान मेरे ख्याल में सबसे मौसर अंदाज में ये जंग लड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान खड़ा है मैदान में, इमरान खान भागा नहीं। बाकी लोग जितने हमारे लीडरान थे वो बाहर निकल जाते थे। जब बाद में हालात ठीक होते थे, फिर कभी अमेरिका को उसमें इन्वॉल्व करते थे, कभी सऊदियों को इन्वॉल्व करते थे, कभी किसी और को इन्वॉल्व करते थे, और फिर NRO लेते थे, फिर एग्रीमेंट करते थे, खुफिया मुआहदे होते थे, फिर वापस आते थे, फिर इलेक्शन लड़ते थे, और फिर थोड़े से आगे चलते थे तो पता चलता था नहीं, सिविल सुप्रीमेसी की जंग तो वहीं खड़ी है, वो तो काम हमें फिर नहीं करने देते। इमरान खान ने यह तय किया कि मैं नहीं जाऊंगा बाहर, हालांकि इमरान खान को ये सारी ऑफर्स की गई हैं, ये सारी स्टोरीज, पहले ये स्टोरीज ऐसे ही अफवाहें थी, बाद में ये प्रूव हुआ कि हाँ उसको ऑफरें की गई हैं। अच्छा, लेकिन उसने नहीं मानी। इमरान खान खड़ा हो गया। इमरान खान की जिंदगी को अभी भी खतरा है, आज भी खतरा है। और इमरान खान जब कहता है कि मुझे अल्लाह पे यकीन है, मेरा ईमान पुख्ता है, मेरी जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती, और अगर मेरे साथ कुछ होना है तो वो हो जाना है, मुझे कोई ना बचा सकता है, ना मेरी कोई ज़िंदगी के दिन बढ़ा सकता है,
पता नहीं वो किस हौसले से कहता है। है अल्लाह ताला पता नहीं कितना बड़ा उसका ईमान है, ईमान पे यकीन है, अल्लाह ताला उसका ईमान और पुख्ता करे। लेकिन उसके ईमान पे खड़े रहने की वजह से, उस पे डटे रहने की वजह से, आप देखें आज आप सर्वे करा लें, कहीं भी करा लें, कहीं कोई सर्वे 85%, 90%, मैक्सिमम 82, लास्ट वीक आया उन्होंने सर्वे जो करवाया है वर्ल्ड वाइड, उसमें नवाज शरीफ 1%, जरदारी 1%, शहबाज शरीफ 1%, इमरान खान 85%। अच्छा, अब ये जो है पॉपुलैरिटी। अब जो आप कहती है ना कि किस तरह इसको करना है, उसका तरीका यही है कि आपने खड़ा होना है, तरतीब देनी है। थोड़ी सी उम्मीद नजर आई है मुझे कि सिस्टम बनाने वाली, आप देखें जब IMF की हेड जो है वो पाकिस्तान में, जब हेड नहीं उनके जो नुमाइंदे थे, जो भी वहाँ नुमाइंदा थी, वो जब पाकिस्तान की उन्होंने कहा जी हमने पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलना है, मिलना तो सिर्फ इमरान खान से था, PDM से तो उन्होंने पीपल्स पार्टी से तो बाद में सिर्फ कवरेज ऐसे ही फोटो आपके लिए वो मिले, और जिस तरह रिलैक्स होकर सलीम मांडवी वाला और नवीद कमर और वो सारे बैठे हुए थे, ऐसे बैठ के IMF के उससे मिल रहे हैं, ये कोई बाकायदा मिलने वाला तरीका तो नहीं था। तमीज़ ही नहीं है इनको, तमीज़ नहीं है कैसे। लेकिन इमरान खान ने जब उनसे मीटिंग की तो इमरान खान यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ उसके वाइस चेयरमैन शाहमूद कुरैशी हैं, यहाँ वो खातून बैठी हुई IMF की, और बाकी स्काइप पे उसने अपना एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जो सेनेटर भी है शौकत तरीन को, अपने माहिर मुआशियात हमाद अजहर को, अपने माहिर मुआशियात मुजम्मल असलम को, अपनी एहसास प्रोग्राम की जो है अपना जो गुर्बत पॉवर्टी उसके वो जो हेड हैं डॉक्टर सानिया निश्तर, पूरी टीम बिठा के संजीदगी से उसने बात की और उनसे एक एक इशू टू इशू डिस्कशन की, और उनसे बात करते हुए ऐसे फील हो रहा था कि कोई पाकिस्तानी बोल रहा है। उसने बिल्कुल इस तरह गुफ्तगू नहीं की कि मैं अपोजिशन में हूँ, मुझे हुकूमत से निकाल दिया गया है, मैं मजलूम हूँ। उसने कहीं ये शो नहीं किया कि मैं मजलूम हूँ। उसका मजलूम होना इज विद इन द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान। व्हेन ही वाज टॉकिंग टू IMF ही वॉज टॉकिंग इन इंटरनेशनल, वो एज ए पाकिस्तानी बोल रहा था। उसने उनसे पूछा कि आपने इस पे ये चीजें रखी हैं, ये क्यों रखी है, ये क्यों रखी है, ये क्यों रखी है। लेकिन उस दौरान उसने ये भी बताया कि हमने क्या किया था। उन्होंने जब कहा कि ये पॉइंट नंबर 1 है तो उन्होंने कहा ठहर जाएं, इस पॉइंट नंबर 1 पे हमने भी काम किया था। क्या काम किया था मुजम्मल असलम बताएंगे, पॉइंट नंबर 2 पे क्या काम किया था सानिया निश्तर बताएंगी, पॉइंट नंबर 3 पे क्या काम किया था हमाद अजहर बताएंगे। उसने जब बताया तो वो IMF वाले वापस गए होंगे तो उन्हें लगा होगा कि कोई सिस्टम है, कोई तरीका है। पीपल्स पार्टी वालों की जब मीटिंग हुई थी तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ज़बानी कलामी हेलो हाय हुई और खुदा हाफिज, चाय पी बिस्किट खाए और खुदा हाफिज चले गए। मुस्लिम लीग नून का भी ऐसा कोई इंतजाम नहीं है सिवाय इसके कि पहले जाके ये मिन्नतें करते रहे इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब मिन्नतों में नाकाम हुए तो इसहाक डार साहब ने खुद शहबाज शरीफ को कहा कि प्लीज़ आप फ़ोन करें, मेरी तो वो अब नहीं सुनते, आप ही बात करें। तो ज़ाहिर है वज़ीर ख़जाना से जब बात ऊपर चलेगी प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, तो प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा कॉल करेगा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो फिर IMF की हेड को उसकी कॉल अटेंड करनी पड़ेगी, और उन्होंने की। उसके बाद जो कुछ हुआ, अगर इतने अरसे के दौरान हमारे आर्मी चीफ साहब उस वक्त भी यहाँ मौजूद थे, अगर आर्मी चीफ साहब उस वक्त ही इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते, ये जो इनका ग्रीन और एग्रीकल्चर और जो भी उन्होंने फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग और पता नहीं क्या क्या इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, अगर आते ही कर देते शहबाज शरीफ को उस तरफ ले जाते, तो इनको शहबाज शरीफ साहब को मजीद हेल्प हो जाती। IMF वालों को कहते कि ये देखें हम आपसे लोन ले रहे हैं, लेकिन इधर हम अपनी इनकम बढ़ाने का भी हमने इंतज़ाम कर लिया है, हम सिर्फ आपसे पैसे लेके उड़ाने वाले नहीं हैं, हम कमाएंगे भी। लेकिन क्योंकि ये शहबाज क्योंकि ये हमारे आर्मी चीफ साहब इसे अपना प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च करना चाहते थे, अब वो समझते हैं कि ये आउट गोइंग है, दिस इज द टाइम कि मैं अपना आइडियाज लॉन्च करूं और मुझे थपकी भी मिले हर तरफ से और बल्ले बल्ले हो, और वो बल्ले बल्ले हो गई। आप बात कर रही थी मीडिया की, हमारा मीडिया जो है वो बल्ले बल्ले मीडिया है, इसका काम सिर्फ बल्ले बल्ले करना है। वो जैसे बड़े बदनाम हो गए थे वो जो मीडिया वाले उसमें इंडिया में, उनको सबको कह रहे हैं गोदी मीडिया, कि वो मोदी जी की गोदी में बैठे हुए हैं, तो हमारे भी ये गोदी मीडिया ही हैं। अच्छा अफयाज भाई, हमारे पास टाइम कम रह गया, यूनिवर्सिटी के जो मामलात हैं उस पर थोड़ी बात कर लें प्लीज। अच्छा, यूनिवर्सिटी के मामलात में आप अगर मुझे पहले बताती तो मैं मियाँ गफ़ार साहब जो मुल्तान में मुख्तलिफ अखबारात के एडिटर और हेड रहे हैं, इस वक्त भी वो किसी अखबार के वहाँ हेड हैं, दुनिया न्यूज़ में वो हस्बे हाल जब प्रोग्राम शुरू हुआ था इनिशियली आफ्ताब इकबाल और सोहेल अहमद ने किया था, उसके भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे वो। बहुत थारो जेंटलमैन हैं, नाइस हैं, और इस तरह की खबरों में वो पूरे साउथ पंजाब में वो मशहूर हैं, क्योंकि इसमें कोई मिनिस्टर और उसके बेटे का नाम आ रहा है, चीमा साहब और उनके बेटे का नाम तारिक बशीर चीमा भावलपुर से मिनिस्टर हैं, उनका बेटा है वलीदाद चीमा। अब वलीदाद चीमा इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन एक दफ़ा बात आ गई, अब वलीदाद चीमा को उस पूरे उसमें से सिराते मुस्तकीम उस पुलसरात से गुजरना पड़ेगा, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं वाकई मुलविस नहीं हूँ। वो जो साहब हैं रिटायर्ड मेजर एजाज साहब, आप ब्रेक लेना चाहते हैं? अच्छा, ये हमारे स्टूडियो इंजीनियर जो हैं इनकी भी सुननी पड़ती है। जी जी। अच्छा,
तो उनको जो है मियाँ गफ़ार साहब को ने ख़बर ब्रेक की थी, और उसमें मेजर रिटायर्ड एजाज साहब जो हैं, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने वहाँ पहले ऑफिस वहाँ बाकायदा ऑफिशियली, आपको पता है ना, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में अंजुमन तलबा इस्लाम ATI का कब्जा है, जो एज ए स्टूडेंट यूनियन बड़े अरसे से, जिस तरह लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी पे इस्लामी जमीयत तलबा का होल्ड है, और वहाँ जमीयत वालों का, अंजुमन तलबा इस्लाम वालों का है। और मैं बहुत अर्सा पहले अपने, जब मैं मास्टर कर रहा था तो मैंने भावलपुर यूनिवर्सिटी भी अप्लाई किया था, पंजाब भी किया था, तो मैं भावलपुर यूनिवर्सिटी गया था, मैंने वहाँ जाके देखा, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी देखा। तो एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि ये जो यहाँ अंजुमन तलबा इस्लाम वाले हैं, इनको हम मुस्तफ़ी इनकलाब और नातें पढ़ने वाले और बरेलवी सोच वाले और जमीयत उलमा पाकिस्तान, नूरानी और न्याजी ग्रुप के ये आगे बगल बच्चा तंजीम है, ये बड़े वैसे पूरे पंजाब में बड़े शरीफ से ये बच्चे लगते हैं, लेकिन भावलपुर यूनिवर्सिटी में जहाँ उनका होल्ड था, वहाँ उनके अगर सीने से ATI का बैज उतार के आप इस्लामी जमीयत तलबा का पंजाब यूनिवर्सिटी वाले लाहौर वाले लड़कों का बैज लगा दें, they were not different, they were not different people, they were the same exactly। जो इस्लामी जमीयत तलबा लाहौर में उनकी लफ्ज़ बदमाशी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस तरह का उनका वहाँ था होल्ड था, उसी तरह का होल्ड अंजुमन तलबा इस्लाम का इस्लामी यूनिवर्सिटी में था। अब वहाँ क्योंकि उसकी वजह से वहाँ शर्मो हया और डिस्टेंस पे औरतों लड़कियों को लड़कों का रहना और वो इस तरह का माहौल था। ये जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं एजाज साहब, ये जब आए तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर वहाँ एक ऑफिस ऑर्डर निकलवाया और इन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, लड़के लड़कियाँ इकट्ठे जुड़ के बैठ सकते हैं। पहले ये ऑर्डर निकला, लेकिन इनका अफेयर भी उसके नतीजे में फिर लड़के लड़कियाँ इकट्ठे मिलकर बैठना शुरू हो गए। इन्होंने वहाँ बंदे रखे हुए थे जो वीडियोज बनाते थे, उनके लड़के लड़कियों को इकट्ठे बैठी हुई वीडियोस बना के, उसके बाद उन वीडियोस का उन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ था, फिर उसमें वहाँ अल्ट्रेशन करते थे, अल्ट्रेशन करके फिर उन वीडियोस के जरिए उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था, उनको तंग किया जाता था, और फिर वहाँ से ये आगे सिलसिला निकला। अब ये 5500 अगर वीडियोस बरामद हुई हैं छापा मारने पे, तो कुछ तो था। अगर वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स नहीं भी थी, बाहर की स्टूडेंट्स थी, या वहाँ कोई और पूरा एक रैकेट या गैंग चल रहा था, यूनिवर्सिटी का प्रेमिसेस क्यों इस्तेमाल हो रहा था? और अगर एक बंदे के बारे में आपको कंप्लेंट्स आई थी यूनिवर्सिटी इंतजामिया की, तो उस पर पहले काम क्यों नहीं किया गया? अब इसमें एक और बात सेंसिटिव है बड़ी, वो ये है कि जो वहाँ उसके VC हैं, द डे जिस दिन वो ये ब्रेक हुई ये सारी खबर, उससे 2 दिन बाद उस बंदे का टेन्योर पूरा हो रहा था ऐसे वाइस चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, और ये जो सिंडिकेट है उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास ये गई हुई थी प्रपोजल कि इन्हें एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। तो वो भी एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी उनकी है वहाँ कि एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। अब ये चीज़ बाहर निकल आई तो एक्सटेंशन तो अब उस VC की तो नहीं हो सकती कि जिसके ज़ेरे साया ये सारा कुछ हो रहा था। तो इसलिए बात है भी, लेकिन बात बढ़ाई भी बड़ी है। और फिर अफसोस होता है हमारे यहाँ कि हमने उसमें पॉलिटिकल लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया, हमने हर चीज़ कर ली, लेकिन आम आदमी जब खबरें सुनता है तो वो तो परेशान होता है। अब भावलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हर बच्चा और हर बच्ची, उसका करैक्टर मशकूक कर दिया है हम लोगों ने। उसकी वजह यह है कि हमें सिर्फ सनसनी चाहिए, हमें खबरें चाहिए, हमने खबरें लगा दी, लोगों ने डिस्कस कर दी, प्रोग्राम हो गए, लेकिन क्या कोई ऐसा ऑफिसर हमारे पास मौजूद है जो भावलपुर में इसकी कोई गैर जानिबदाराना तहकीक करेगा? अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी पुलिस जो है वो हमारे IG पंजाब जो है उस्मान अनवर साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर, पहले तो वो MBBS डॉक्टर हैं, वो आए क्यों हैं CSS करके इधर कौम का पैसा जाया करके, उन्हें डॉक्टर होना चाहिए था, सीट वहाँ पे भी खराब की, यहाँ पे भी चलें CSS करके आ गए, और अब वो रिटायरमेंट के करीब हैं। अब शायद मुस्लिम लीग नून वालों ने उन्हें कोई प्रॉमिस कर दिया होगा कि जिस तरह राना मकबूल साहब को हमने सेनेटर बना दिया था, एक्स पुलिस ऑफिसर जो थे पंजाब के राना मकबूल, उनसे भी काम लिए थे इसी तरह के उन्होंने, अब इन्हें भी वादा किया होगा कि रिटायरमेंट के 2 साल बाद आपको भी हम सेनेटर बना देंगे। और इसीलिए वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, वरना कोई पुलिस ऑफिसर इस तरह नहीं करता जो उस्मान अनवर साहब कर रहे हैं। उनकी तवज्जो PTI के लोगों के खिलाफ, उनकी पकड़ दकड़ और उनके खिलाफ केसेस बनाने पे है, तो भावलपुर तक पहुंचना तो उनके बस में ही नहीं है। तो हमारी पुलिस का भी कमजोरी है। हमारे यहाँ कमजोरी हर डिपार्टमेंट में। और आप जो आर्मी चीफ की बात कर रहे थे, ख्वाजा आसिफ की बात तो फिर रह गई, नाजरीन अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी ख्वातीन की कॉल आई हैं, पाकिस्तान से कॉलें आई हैं, यहाँ से लोग कॉलें हैं, ये उनकी बाकियात हैं जो, और लोग तपे बैठे हैं। लोगों ने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ को बताएं कि आप ख्वाजा साहब, आपको जिस माँ ने जन्म दिया है वो भी एक खातून है, और आपके बच्चों को जिसने जन्म दिया है वो भी एक माय टेक इज नथिंग अगेंस्ट ख्वाजा आसिफ साहब। आपकी तो अपनी बेटी, मैं तो खुद भी जरा आजाद लिबास ही पहनती हूँ, बट आई डोंट क्रिटिसाइज एनीबॉडी। आपकी तो अपनी बेटी आधे उरिया कपड़े पहन के जो है अमेरिका के डिस्कोस में नाच रही है, नॉट दैट इट हर्ट्स अस और एनीथिंग, लेकिन आपकी तो अपनी बेटी ये कुछ कर रही है, तो आप दूसरों की बेटियों को कैसे गार्बेज कह सकते हैं और कह सकते हैं कि ये इमरान जो है इनके पीछे छुपा हुआ है और इनको बिठा देता है? दैट्स very below the belt and keeping in view also what is your own reputation.
अच्छा, एक और बात है, आप तवक्को करते हैं कि जी अक़वाम आलम आपके साथ चलें, अमेरिका आपके साथ चले, और ये दुनिया में तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। एग्जैक्टली, हमारे ट्रूडो साहब देखें, आपके ये ख्यालात जब उन तक पहुंचेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बाइडेन आपके साथ खड़ा रहेगा, जस्टिन ट्रूडो आपके साथ खड़ा रहेगा, या अपना यूके वाला जो है ऋषि सुनक आपके साथ खड़ा रहेगा? कोई नहीं खड़ा रहेगा। ख्वाजा साहब, आप मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार मिनिस्टर हैं, और आप टू बी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की लूज कैनन है ये, दिस इज एब्सोल्युटली लूज कैनन है ये। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पे सुना है कि शुएब सडल, चौधरी निसार, फैसल सलेयात और इनके नाम चल रहे हैं, लेकिन शायद इनमें से किसी को भी मंजूरी इसलिए ना हो क्योंकि इनमें से हर बंदे की स्पाइन है, इनकी स्पाइन है, उन्हें तो कोई बलख शेर मजारी टाइप कोई स्पाइनलेस बंदा चाहिए, जिस तरह के इरादे हैं हमारे आर्मी चीफ साहब के, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन तो अब वहाँ से ही हो रही है, और वो सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पे उनका दिल करता है जिस पे मर्जी है क्रॉस लगा दें और जिस पे मर्जी है टिक लगा दें। अब लेट्स सी, मेरे ख्याल में तो वो कोई बलख शेर मजारी जैसा स्पाइनलेस केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि स्पाइनलेस केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा तो यही सिलसिला जो शहबाज शरीफ साहब वाला है कि सुबह दोपहर शाम सलूट मारते हैं शहबाज शरीफ साहब, ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टरशिप के दौर में तो शायद टेबल टर्न्स होने वाली हैं। और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का किस्सा था, मरियम नवाज़ बड़े अरसे से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही थी, शायद ये 12 अगस्त 14 अगस्त के बाद जब शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब अपनी सीट पे नहीं रहेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। पकड़ दकड़ फिर यकतरफा नहीं होगी, फिर यूनिफॉर्मली होगी, हर किसी की पकड़ दकड़ होगी। छोटे मोटे केसेस तो राना साहब के ख़िलाफ़ भी हैं और लोगों के ख़िलाफ़ भी हैं, वो दबे हुए सारे केसेस दोबारा फिर खुल जाएंगे और फिर पीटीआई के लोगों को भी कोई थोड़ा सा सुख का सांस मिलेगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। आइंदा हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।